गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का मेरे लेक्चर का टॉपिक है अरस्तु के दास्ता संबंधी सिद्धांत, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑन स्लेवरी। आज के लेक्चर में हम अरस्तु के दास प्रथा पर विचार जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दास प्रथा जो है वो यूनानी समाज का आधार रही। दास प्रथा की उपस्थिति यूनानी नगर राज्यों की एक प्रमुख विशेषता और महान आवश्यकता थी। वहाँ पे यूनान में जो है यूनानी लोगों के अनेक दास होते थे। वो अनेक दासों के स्वामी होते थे और इन दासों की सहायता से वो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र आदि जुटाने का प्रयत्न करते थे और इसी से वे अवकाश के क्षण निकालकर अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। दास प्रथा जो है वो तत्कालीन यूनानी जीवन में इतने बड़ी सत्य बन गई थी कि अनेक विद्वानों ने तो इसे यूनानी राजनीतिक जीवन, सभ्यता, संस्कृति आदि को ही दास प्रथा पर अवलंबित माना है। प्लेटो, जो कि अरस्तु के गुरु थे, उन्होंने रिपब्लिक में दास्ता के प्रश्न पर चुप रहे तो पाठकों के मन में ये भ्रम डाल देता है कि वह दास प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। परंतु अपनी पुस्तक द लॉज में उन्होंने इस प्रथा को मान्यता देने की प्रयास किया और अरस्तु के युग में दास्ता का प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया था। दास प्रथा जो थी उसको अनेक बुद्धिजीवी जो थे वो बहुत शंका की दृष्टि से देखने लगे थे। उन्हें एक निकृष्ट और त्याज्य संस्था मानकर वे दास्ता विरोधी एक जन आंदोलन प्रारंभ करने की सोच रहे थे। खासतौर से जो सोफिस्ट विचारक थे वो इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि दास्ता जैसी अमानुषिक प्रथा का समूल नाश कर दिया जाए। इसे वे अप्राकृतिक, अनैतिक व अनुचित संस्था मानते थे। जो सोफिस्ट थे उनकी धारणा थी कि ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र बनाया है, प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया है। इस तरह से अरस्तु के युग में दास प्रथा जो है उसके विरुद्ध एक भयंकर तूफान की स्थिति आ गई, विरोध की स्थिति आ गई, जिससे दास प्रथा पर आधारित यूनानी नगर राज्यों की सभ्यता के अस्तित्व को चुनौती उत्पन्न हो गई। अरस्तु हम जानते हैं कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले राजनीतिक चिंतक थे। उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक था, वे व्यवहारिक बुद्धिजीवी थे। अतः उन्होंने दास्ता पर आधारित यूनानी सभ्यता का एक सच्चा प्रतिनिधि होने के नाते तथा स्वयं अनेक दासों का स्वामी होने के कारण उसने बौद्धिक आधार पर दास प्रथा के औचित्य का प्रतिपादन करने की ठान ली। यदि अरस्तु ऐसा नहीं करते तो जो यूनानी सभ्यता है उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता, क्योंकि उस समय यूनानी सभ्यता जो है वो दासों पर ही टिकी हुई थी। एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ होने के कारण अरस्तु ने दास प्रथा के समर्थन में पक्ष देने का, उसका फेवर करने का जो है वो बीड़ा उठाया। उस काल में यदि दास्ता को मिटा दिया जाता तो इसका सीधा सा अर्थ ये था कि उस स्तंभ को हटा देना जिस पर यूनानी सभ्यता का भवन जो है वो टिका हुआ था। अरस्तु जो है वो दास्ता संबंधी अपने विचारों को में को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक व नैतिक गुणों का विकास जो है वो पॉसिबल नहीं है। अरस्तु जो हैं वो अपने दास्ता संबंधी जो भी सिद्धांत हैं उसका प्रतिपादन करते समय उनके मस्तिष्क में एटिक नगर राज्य जो है उसकी स्थिति जो है वो उनके मस्तिष्क में थी। एटिक में दास को जो है वो परिवार का अंग समझा जाता था। उसकी वेशभूषा परिवार के सदस्यों की भांति ही थी और उसके साथ सामाजिक और कानूनी दृष्टि से असमानता का बर्ताव नहीं किया जाता। आज जो हम दासों की स्थिति देखते हैं या उस समय जो और जो दासों की स्थिति थी वहाँ उनके कंपेयर में जो एटिक नगर राज्य था उसमें दास जो हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में थे। राज्य की तरफ से उनको संरक्षण प्राप्त था। वस्तुतः अरस्तु को ऐसी दास प्रथा की अमानुषिकता का भान ही नहीं था जैसा कि मानव को घृणित रूप से उत्पीड़न व शोषित करता है।
यूनानी नगर राज्यों में नगर कहने वाले मुट्ठी भर लोग ही थे। हमने अरस्तु के नागरिक संबंधी विचार को समझा था पिछले लेक्चर में, और हमने जाना था कि अरस्तु जो है वो कहता है कि विधायी और न्यायिक प्रक्रिया में या प्रशासन में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने वाला व्यक्ति ही नागरिक होगा। तो नागरिक जो है वो बहुत कम व्यक्ति थे और दासों को भी सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखते थे, पर उन्हें मानव के रूप में स्वीकार भी नहीं करते थे। डॉक्टर टेलर जो है उन्होंने कहा है कि अरस्तु जिन दासों की चर्चा करता है वह पारिवारिक नौकर और छोटे छोटे व्यवसाय में मजदूरी करने वाले श्रमिक जैसे लोग थे। वह उन दासों की चर्चा नहीं करता जो उत्पीड़न और क्रूरता से शिकार रहे हैं। उन दिनों एटिक नगर राज्यों में दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी। वे एशिया माइनर के व्यापार से खरीदे हुए दासों की हालत में न होकर घर के सदस्य के रूप में माने जाते थे। इसलिए अरस्तु के मस्तिष्क में दासों की वही स्थिति रखने का विचार था। वह दासों को गृह कार्य करने वाले सेवकों से निकृष्ट नहीं बनाना चाहता था। अब हम अरस्तु के दासता का अर्थ समझने का प्रयास करें तो हम ये कहेंगे कि अरस्तु ने दास के अर्थ को स्पष्ट किया है और उन्हें एक पारिवारिक संपत्ति का एक भाग माना है। अरस्तु के अनुसार जो स्वभावतः अपना नहीं लेकिन दूसरों का है वह दास है। एनीवन हु बाय नेचर इज नॉट हिज ओन मैन बट अदर्स इज स्लेव। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में हम कहें तो दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं है, जिसका अपना कोई मस्तिष्क नहीं है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति जो है वो गृहस्थी का हिस्सा होता है और संपत्ति अर्जित करने की कला गृह प्रबंध की कला का अंग है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव। निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत, दूसरी अचल संपत्ति आती है और सजीव संपत्ति में घोड़े, हाथी, अन्य पशु व दास आदि सम्मिलित हैं। तो किसी भी प्रकार की सफलता, परिवार की सफलता के और कल्याण के लिए दोनों ही प्रकार की संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है। और जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों में अग्रणी होते हैं, उसी प्रकार दास सजीव उपकरणों में अग्रणी है। संक्षेप में यदि हम इन शॉर्ट हम कहें कि अरस्तु के अनुसार दास कौन है, तो अरस्तु जो है वो कहते हैं, तीन बातें बताते हैं। वो कहते हैं वो जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं बल्कि दूसरे का है और फिर भी वह मनुष्य है तो वह दास है। दूसरा वो कहते हैं कि वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरों के अधीन रहता है वह दास है। और तीसरी वो कहते हैं कि संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है और जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है वह दास है। अरस्तु जो है वो लिखते हैं कि स्वामी अपने दास का स्वामी तो होता है पर वह उसी का नहीं होता। इसके विपरीत दास न केवल अपने स्वामी का दास ही होता है बल्कि पूरा का पूरा उसी का होता है। यहीं से हमें पता चलता है कि दास का स्वरूप क्या है, जो प्रकृति से अपना नहीं किसी और का है, प्रकृति से ही दास है, और जो मनुष्य होते हुए भी किसी और का है और संपत्ति है वह भी दास है। कल जो हम लेक्चर करेंगे उसमें हम दासता के औचित्य को, अरस्तु के जो दासता का औचित्य है उसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।